एक कैलेंडर देखिए नाजरीन, 7 अप्रैल सीज फायर का ऐलान होता है। 8 अप्रैल इजराइल का लबनान पे सबसे बड़ा हमला होता है, 254 लोग मारे जाते हैं। 13 अप्रैल जो आने वाली इतवार के दिन नेतन्याहू की करप्शन का दोबारा से ट्रायल शुरू होने जा रहा है और इसी साल अक्टूबर में इसराइल में इलेक्शंस हैं। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आपने एंड तक देखनी है। इन 4 तारीखों के अंदर एक राज छुपा हुआ है और ये राज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अफशां कर दिया है, दुनिया को बता दिया है। अब्बास अराक्ची ने लिखा कि नेतन्याहू's criminal trial resumes on Sunday. A region-wide ceasefire, including Lebanon, would hasten his jailing. मतलब बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे और आगे जो आपको खुली किताब खोल के दिखाऊंगा आप और हैरान रह जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का जो क्रिमिनल ट्रायल है वो इस इतवार को 13 तारीख को शुरू हो रहा है। अगर सीज फायर ये बंदा कबूल कर लेता है नेतन्याहू, इंक्लूडिंग लेबनान, बशमूल लेबनान, तो इसका जो जेल में जाना है एक तो यकीनी हो जाएगा और दूसरा इस पे बहुत तेजी आ जाएगी। अब आप हैरान हो जाएंगे, वो कैसे, ये क्या होगा ऐसे? दोस्तों, ये बाकायदा तौर पे पूरा कैलेंडर है जो अब्बास अराक्ची ने दिया है और आज इस वीडियो में वो कैलेंडर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम खबर है। वीडियो के आखिर में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो खलीज का पूरे के पूरी फजाई हदूद हैं खलीज की, उनको उनमें पहली दफा अपनी प्रेजेंस दिखाई है, अपना लोहा मनवाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। JF-17 ब्लॉक 3, F-16 अवॉक्स, IL-78 टैंकर्स, ये वो पाकिस्तानी जहाज और पाकिस्तानी मसल और पाकिस्तानी हथियार हैं जो खलीज की फजाओं में फिर रहे थे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों फिर रहे थे? ईरानी वफ्द को लेने के लिए और इजराइल से बचाने के लिए, अमेरिका से बचाने के लिए पाकिस्तान के ये लड़ाका तैयारे खलीज की फ़ज़ाओं में गए थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आयरन शील्ड, यानी लोहे की दीवार। ये कहानी जो है वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ज़रा नेतन्याहू के इस राज को समझिए। दोस्तों, सीज फायर का ऐलान होते ही 7 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान होता है। उसके कुछ घंटों के बाद इजराइल की स्टेट ऑफ इमरजेंसी खत्म कर दी गई। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, इजराइल के अंदर पूरे के अंदर इमरजेंसी नाफिज थी। इमरजेंसी के बारे में तो पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जानता। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि इमरजेंसी में क्या क्या होता है। तमाम जो लॉज होते हैं, जो आइन होता है, वो मुअत्तल रहता है। लेकिन 7 अप्रैल को सीज फायर होने के कुछ घंटे के बाद इमरजेंसी ख़त्म कर दी जाती है। ये इमरजेंसी 28 फरवरी को जंग शुरू होने पर लगाई गई थी और इस इमरजेंसी की वजह से नेतन्याहू की जो करप्शन का ट्रायल है वो रुक गया था। आप समझ गए? आप कोर्ट रूम जो है उसकी बत्तियां बुझा दी गई थी। जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है कि अब जंग खत्म है, सीज फायर है, वो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली कानून के मुताबिक हट जाती है और यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फौरी तौर पे ऐलान किया क्या कि नेतन्याहू का ट्रायल इतवार 13 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे दोबारा शुरू हो जाएगा। आज से 1-2 दिन के बाद नेतन्याहू आपको अदालत के कटहरे में खड़ा मिलेगा। अब सीक्वेंस समझियो। जंग, इमरजेंसी, ट्रायल रुक जाता है। सीज फायर, इमरजेंसी खत्म, ट्रायल चालू हो जाता है। नेतन्याहू के लिए जंग इज इक्वल टू ट्रायल से बचने का तरीका। सुलह का मतलब क्या है? सीज फायर का मतलब क्या है? ट्रायल का सामना। और अब देखिए, सीज फायर के अगले दिन क्या होता है? 8 अप्रैल इजराइल ने लबनान पे हमला किया। यह हमला जंग शुरू होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इसका नाम रखा उसने ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस, यानी तारीक रात। 254 लोग एक दिन में, बल्कि 10 मिनट में शहीद होते हैं। नेतन्याहू के ऑफिस ने क्या कहा? वो कहते हैं 2 वीक सीज फायर डज नॉट इंक्लूड लेबनान। 2 हफ्ते की जंग बंदी है, उसमें लेबनान शामिल नहीं है। और JD वैंस ने क्या कहा कि लेजिटिमेट मिसअंडरस्टैंडिंग है, बड़ी जायज सी गलत फहमी है। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि लेबनान इज अ सेपरेट स्क्रिमिश, लेबनान एक अलग झगड़ा है। अब समझिए अलग झगड़ा क्यों जरूरी है। देखिए, एक बात और याद रखें, इससे पहले जब पाकिस्तान ने अपने वो 10 नुकात पेश किए थे उसमें लेबनान शामिल था और ट्रंप ने ये बात एग्री की थी कि हाँ, मैं इन पूरे 10 नुकात को वर्केबल समझता हूं। लेकिन जब ट्रंप को कॉल आती है नेतन्याहू की कि भाई क्या हो गया है, मुझे जंग चाहिए है, जंग के बगैर मैं जेल चला जाऊंगा,
तो उसके बाद अमेरिका ने बैक ट्रैक किया। फिर आपने नोट किया होगा कि कंफ्यूजन डालना शुरू कर दिया अमेरिका ने और इसराइल दोनों ने कि नहीं, हमारी जिन 10 नुकात पे बात हुई थी वो तो और 10 नुकात थे, उसमें लबनान शामिल नहीं था, पाकिस्तान कह रहा है कि था, ईरान कह रहा है कि था। कंफ्यूजन बना दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आगे क्या होता है, ये अलग झगड़ा क्यों है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने 2 स्टेटमेंट्स दिए जो कि पूरी दुनिया ने देखे। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे लिखा, द ईरान यूएस सीज फायर टर्म्स आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, द यूएस मस्ट चूज सीज फायर और कंटिन्यूड वॉर वाया इजराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। वो कहता है अमेरिका और ईरान की जो सीज फायर की शर्तें हैं बड़ी साफ साफ है। अमेरिका को चुनना होगा जंग बंदी या इजराइल के जरिए जंग जारी रखना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अरागची ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 7 अप्रैल वाली ट्वीट को कोट किया जिसमें शरीफ ने क्या कहा था कि सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। अरागची ने कहा कि हर जगह का सीज फायर, इस पर बात हुई थी, यह शर्त थी, इंक्लूडिंग बशमूल लेबनान, उसको हाईलाइट किया। अब आता है 36 घंटे के बाद अरागची का दूसरा स्टेटमेंट, नेतन्याहू criminal trial resumes on Sunday. A region-wide ceasefire, including Lebanon, would hasten his jailing if the US wishes to crater its economy by letting Netanyahu kill diplomacy. That would ultimately be its choice. We think that would be dumb, but are prepared for it. वो कहता है नेतन्याहू के क्रिमिनल ट्रायल इतवार को शुरू हो रहा है, पूरी इलाके में जंगबंदी, लेबनान समेत उसके जेल जाने का जो अमल है उसमें तेजी ले आएगी अगर अमेरिका अपनी इकॉनमी तबाह करना चाहता है और नेतन्याहू को डिप्लोमेसी ख़त्म करने देता है तो ये उसका अपना फैसला है। हमारे ख्याल में ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों तकरीबन 40 लाख लोगों ने देखा था और 33,858 लोगों ने इसको रिपोस्ट किया था। अरागची जो है वो डिप्लोमैट से बात नहीं कर रहा था इस स्टेटमेंट में, वो दुनिया को बता रहा था कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा है ट्रंप। नाज़रीन, अब ज़रा इस कैलेंडर का हिसाब लगाएं कदम ब कदम। सीज फायर का ऐलान 7 अप्रैल, इमरजेंसी खत्म 7 से 8 अप्रैल, ट्रायल दोबारा शुरू हो रहा है 13 अप्रैल को। ट्रायल का स्केड्यूल जो है वो हफ्ते में 4 दिन है, 4 दिन, जैसे जजेस ने पिछले साल ऑर्डर किया था। एक हफ्ते के अंदर नेतन्याहू को 4 दफा पेश होना पड़ेगा अदालत के अंदर। इजरायली इलेक्शंस अक्टूबर में हैं और रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक, अब ये अगली बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत ये इलेक्शन हारने वाली है। एक तो पहले इसकी अपनी हुकूमत नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादी हुकूमत है दोस्तों। ये जो बेन गवीर है ये इत्तेहादी है। अगर ट्रायल चलता है इसका वर्डिक्ट आएगा, फैसला आएगा। फैसला इसके खिलाफ आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इन मुल्कों के अंदर, अमेरिका हो या इसराइल हो, यहाँ पर अगर सबूत ना हो तो प्रोसिक्यूशन ट्रायल चलाती ही नहीं है और जब तक उन्हें कंफर्म ना हो जाए कि हम सज़ा दिलवा पाएंगे वो ट्रायल चलाते ही नहीं है। तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि इसको सज़ा भी होगी और सज़ा होने के बाद ये अगला इलेक्शन भी हारेगा। इस सीक्वेंस को रोकने का एक ही तरीका है, जंग जारी रखो। ये जंग सिर्फ और सिर्फ, ये इतने लोगों की जो मौत है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक बदबख्त इंसान को बचाने के लिए की जा रही है और वो जंग फिलहाल अब ईरान पर तो हो नहीं सकती। इसने क्या किया, सीज फायर के बावजूद भी इसने ईरान पर जो है वो हमले जारी रखे अगले पूरे दिन तक, लेकिन फिर बाद में अमेरिका ने प्रेशर दिया तो ये रुक गया। अब इसको जंग चाहिए थी, क्या करता, अपने से कई गुना कमजोर मुल्क लेबनान पे हमला कर दिया। लेबनान इजराइल का आखिरी एक्टिव फ्रंट है। अगर लेबनान पर भी सीज फायर हो जाता है तो कोई और एक्टिव फ्रंट नहीं बचेगा, इमरजेंसी के डिलेस का कोई रीजन नहीं बचेगा। ट्रायल अपना जो रेगुलर स्केड्यूल है उस पर चलेगा, फिर वर्डिक्ट आएगा, इलेक्शंस आएंगे और नेतन्याहू जेल जाएगा। अब दोस्तों जो सवाल है, अरागची की बात क्या सच है? देखिए अरागची ने क्या कहा, वो कहते हैं कि द एग्जीक्यूशन ऑफ लेबनान फ्रॉम दिस ट्रूस इज नॉट अ सिक्योरिटी डिसीजन, इट इज अ लीगल वन। लेबनान को जंग बंदी से बाहर रखना जो है सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कानूनी फैसला है। अगेन खुद को बचाने के लिए ये काम करने जा रहा है। नाजरीन, तो अब ये आदमी जेल के बहुत करीब है और जितनी भी जंगें हो रही हैं नाजरीन वो फिलहाल इस सिर्फ और सिर्फ इसको बचाने के लिए हो रही हैं। आप इस तरह माइंडसेट समझिए। अब मैं आता हूं इस बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के ऊपर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ ऐसा किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 9 अप्रैल को ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद आने वाला था। 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, सबसे बड़ा हमला किया। ईरान की असेसमेंट थी कि इजराइल मुज़ाकरात से पहले कुछ भी कर सकता है।
ईरानी डेलीगेशन बेसिकली एक ट्रैकेबल टारगेट था, उसको ट्रैक करना आसान था हवा में। इंटरनेशनल एयर स्पेस में नोन रूट पे नोन टाइम पे उन्होंने निकलना था। पाकिस्तान ने फैसला किया। अब आप देखें कि पाकिस्तान पहले भी कह चुका हुआ है कि इस पूरे मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने वाला सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है इसराइल। और कल जो ट्वीट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, बड़ा धमाकेदार ट्वीट था दोस्तों। ईवल का है, कर्स लानत बोला है इसराइल को उन्होंने। पाकिस्तान ने फैसला किया स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक एस्कॉर्ट काफ़ी नहीं है। देखिए, स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक एस्कॉर्ट जो होता है वो 3 से 4 जहाज़ों का होता है। उस जहाज़ को, जो डिप्लोमेट होता है, उसके जहाज़ को 2 जहाज़ एक तरफ से घेर लेते हैं, 2 जहाज़ एक तरफ से घेर लेते हैं और उसको ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया पर्शियन गल्फ के ऊपर एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको होल्ड किया जाएगा। अब जो लोग एविएशन को समझते हैं वो ये जुबान भी समझेंगे। आप जहाज एस्कॉर्ट नहीं कर रहे, आप पूरे उस पर्शियन गल्फ के ऊपर अपना एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहे हो, यानी वो पूरी फजा जो है पाकिस्तान की है और फिर उसको होल्ड कर रहे हो आप। ये वो एयर स्पेस है जिस पे पाकिस्तान का इससे पहले कोई इनहेरेंट राइट नहीं था। ये पाकिस्तानी एयर स्पेस नहीं है, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्टिवली उसको अपना कॉरिडोर बनाया। पहले ये एक्टिव वॉर जोन के पास है, और ये भी आप याद रखिए, ये कोई मामूली इलाका नहीं है, ये वॉर जोन है। वहां पे जाके पाकिस्तान ने अपनी फजाई बालादस्ती पहले कायम की। पाकिस्तान ने क्या क्या डिप्लॉय किया? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट। F-16 बंदर अब्बास ईरान के ऊपर वो ट्रैक कर रहा था पहले से मौजूद। IL-78MP टैंकर, ये बहरीन के पास था, हवा में रुका हुआ था। इसने लैंड नहीं किया ताकि फाइटर्स जो है उनको फ्यूल मिलता रहे। पाकिस्तान के पास भी टैंकर मौजूद हैं जो कि हवा में फ्यूल देते हैं, तो हवा के अंदर IL-78MP टैंकर मौजूद था, मुसलसल लैंड ही नहीं हुआ। फिर अवॉक्स से पूरे कॉरिडोर की 360 सर्वेलेंस कर रहे थे, ये भी उस वक्त फजा में थे। ये पूरा इलाका जो है पर्शियन गल्फ का, उसकी 360 सर्वेलेंस जासूसी जारी थी अवॉक्स के जरिए। फिर C-130 हरक्यूलिस, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ऑलरेडी हवा में थे। अब JF-17 ब्लॉक 3 की जो ताकत है, जरा याद रखिए, KLJ-7A AESA रडार, इसे कहते हैं KLJ-7A ईसा रडार, 105 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। 15 एयरक्राफ्ट के साथ जो है वो इसको ट्रैक कर सकता है। 4 एयरक्राफ्ट एक साथ एंगेज कर सकता है। याद रखिए, PL-15E मिसाइल 145 किलोमीटर की रेंज है, मैक 4 की स्पीड से ये JF-17 थंडर तैयारे के अंदर से निकलता है। और यही वो मिसाइल है जो चाइना से पाकिस्तान ने लिया था, जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ था जब लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। मतलब कोई भी अनऑथोराइज्ड एयरक्राफ्ट कॉरिडोर में आने से पहले डिटेक्ट भी हो जाएगा, ट्रैक भी हो जाएगा, और पाकिस्तानी एयरफोर्स उसको एंगेज भी कर लेगी, चाहे वो इसराइल का जहाज हो, चाहे वो अमेरिका का जहाज हो। दोस्तों, ये कोई रूटीन का एस्कॉर्ट नहीं था, इसे कहते हैं मूविंग एक्सक्लूजन जोन। पाकिस्तान ने तीसरे मुल्क के ऑफिशियल्स को अपनी 100 फौज से, अपनी एयरफोर्स से उसकी हवा में प्रोटेक्ट किया। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये तारीख में अपने आप में, आप सुन रहे हैं तो आपको लुत्फ आ रहा होगा, आज से पहले सिर्फ पाकिस्तान ने करके दिखाया। ऐसी एयर स्पेस में जहां पाकिस्तान का कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है, ऐसी एयर स्पेस में जहां 6 हफ्ते पहले तक मुसलसल जंग शुरू थी। अब यहां पे एनालिस्ट क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, कीपिंग अ पीस प्रोसेस अलाइव इन 2026 रिक्वायर्स द सेम लेयर्ड थ्रेट आर्किटेक्चर एज कीपिंग एन एयरक्राफ्ट अलाइव इन अ कॉम्बैट। 2006 में सुलह के प्रोसेस को जिंदा रखने के लिए आपको वही आर्किटेक्चर चाहिए, वही निज़ाम चाहिए जो जंग में किसी जहाज को हवा में कायम रखने के लिए चाहिए होता है। पाकिस्तान appears to have understood that before the question was even asked। ये सवाल इससे पहले कि उठता, पाकिस्तानियों को पहले ही पता था कि इतनी हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, तो ये था पाकिस्तान का वो तरीका जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने ईरानी डिप्लोमेट्स को सिक्योर किया। अब एक और वीडियो जो कि इंशाल्लाह आगे चल के आएगी कि एक कन्फ्यूजन है, अभी भी एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान की एयर स्पेस में जो जहाज़ था उसमें ईरानी डिप्लोमेट्स थे, क्योंकि ईरानी डिप्लोमेट्स बशमूल अराकची ईरानियों को ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक ईरान छोड़ा ही नहीं, हम पाकिस्तान नहीं गए, जबकि पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए कि ईरानी डिप्लोमेट्स कल रात देर पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। इस कंफ्यूजन
के पीछे क्या कहानी है। और ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाया गया दोस्तों, ये बड़े अपने आप में एक बड़ी हैरानकुन बात दोस्तों। तो अब सूरत हाल क्या है, आपके सामने दो आज हकीकतें मैंने सामने रखी हैं। लबनान की जंग क्यों ज़रूरी है नेतन्याहू के लिए, और पाकिस्तान जो है वो कितना संजीदा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मेज़बान नहीं है, वो सालिस भी है, उस पर डबल जिम्मेदारी। और जो पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पीस को ब्रोकर किया है, जिस तरह पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग को रोका है जो खुदा ना खासा कल को एटमी जंग बन सकती थी, पूरे खित्ते का अमन, पूरे खित्ते की जो सिक्योरिटी है वो दांव पे लग सकती थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद अब पाकिस्तान ने जिस तरह से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है, न सिर्फ सिक्योरिटी का बल्कि दुनिया को दिखाया है कि पंगा पाकिस्तान से नहीं ले सकते आप। क्योंकि आप देखिए कल जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, भले वो ट्वीट डिलीट हो गया बाद में, इतने सख्त ट्वीट के बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पे सवाल उठा सके। इजराइल ने चूचना की, नेतन्याहू ने चूचना की कि देखिए पाकिस्तान कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान को जरा परवाह नहीं है कि इजराइल क्या सोच रहा है, जो कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है पाकिस्तान की कि किसी ने आपके डिफेंस मिनिस्टर के इस तरह के ट्वीट पे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे हालात में ऐसा ट्वीट नहीं किया जाता, उसके बावजूद ऐसे ट्वीट पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने उंगली नहीं उठाई, ये अपने आप में एक सिफारती फतेह है। आप लोग इस पर क्या कमेंट देते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हाँ, लाइव आता हूं मैं हर तकरीबन रोजाना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, आप तक बराह रास्त पहुंचानी होती है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी सूरत हाल होती है कि आपकी मेरी गुफ्तगू भी हो जिसमें, तो फेसबुक पेज को खाली फॉलो नहीं सब्सक्राइब भी करना है आपने। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।